पढ़ के आए हो क्या? ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें अध्याय 11। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट्स कल नोट्स लेके आओगे। आज 11वां पढ़ा रहा हूँ तो कल 11वां पूरा पढ़ के आओगे तुम नोट्स में से। ठीक है, मैं पहले सुनूंगा फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आओ। अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है? अध्याय 11। क्या नाम है? विद्युत। ठीक है, अध्याय 11 विद्युत। बड़ा आसान चैप्टर है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन ज्यादा है इसमें। सबसे पहली डेफिनेशन अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, आवेश। आवेश किसे कहेंगे, कौन बताएगा? आवेश किसे कहेंगे? एनीवन? तो आपको पता है, आपने स्केल रगड़ी होगी, बाल पे रगड़ के आपने देखा होगा तो वो कागजों को चिपका लेती है। तो ध्यान रखना, जब किसी वस्तु, ये किसी वस्तु का विशेष गुण होता है जो किसके कारण उत्पन्न होता है? रगड़ने के कारण। रगड़ने के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो आवेश किसे कहेंगे? किसी वस्तु का वह विशेष गुण जो रगड़ने के कारण, रगड़ने को बोलते हैं साइंस के अंदर घर्षण। जब दो चीजें आपस में रगड़ते हैं उसे बोलते हैं घर्षण। तो ध्यान रखना, आवेश किसे कहेंगे? किसी वस्तु का विशेष गुण जो किसके कारण उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, उसे अपन क्या कह देंगे? आवेश कह देंगे। आवेश को किससे दर्शाया जाता है? Q से। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है सर जी? कूलाम। रिवीजन कर रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, आवेश किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का विशेष गुण जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाएगा? आवेश कहा जाता है। आवेश को किससे दर्शाया जाता है? Q से दर्शाया जाता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और कूलाम को किससे दर्शाया जाता है? C से। ठीक है सर जी, क्लियर है। अब आवेश तीन प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? आवेश तीन प्रकार के होंगे, कौन बताएगा? अरे एक तो धनात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक। उदासीन आवेश होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, एक उदासीन होता है। धनात्मक आवेश किसके अंदर होता है? प्रोटॉन के अंदर। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में। और उदासीन किसमें होता है? न्यूट्रॉन में। ये ध्यान रखना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं? परमाणु के अपरमाणविक कण होते हैं। अगर पूछा जाए कि परमाणु के अपरमाणविक कौन कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो आवेश का विशेष, ये आवेश का टॉपिक इतना सही है, ध्यान रखोगे क्या कि ये क्या होता है कि किसी वस्तु में उसके घर्षण के कारण, किसी वस्तु का विशेष गुण होता है जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम, जिसे C से निरूपित किया जाता है। और आवेश को किससे दर्शाया जाता है? Q से दर्शाया जाता है। आवेश तीन तरह के होते हैं, वैसे दो ही आपको ध्यान रखना विशेष, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक आवेश प्रोटॉन में होता है, प्लस मतलब P में होता है, और ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। ठीक है सर जी, क्लियर है यहां तक का? ओके। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में होता है? तो इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। Q कौन हो जाएगा? आवेश। Q कौन हो जाएगा सर जी? आवेश। N कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N कौन हो जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E कौन हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये जरूर ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। और एक कूलाम, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वो क्या कहते हैं, गणना करो कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसकी गणना बड़ा आसानी से कर सकते हो। क्यू किताब वाला बोल रहा है क्यू कितना लेना है आपको? एक कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, मतलब एन निकालना। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। एक ऐसा कैसा 1.6 इधर गुणा में इधर आके, अरे भाग में हो जाएगा, 19 सही है। बराबर कौन चल रहा है? एन। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, मैंने करवा चुका हूं आपको, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 इंटू 10 की घात, वैसे पॉइंट में आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। आपको बस बेसिक से इतना सा ध्यान रखना। अब नहीं देता एग्जामिनर, ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या निकालो, बहुत पुराना हो चुका है, अब नहीं देता एग्जामिनर। अब एग्जामिनर सीधा सीधा आपसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है क्या कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सर एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है?
ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये पूरा जो टॉपिक है ये किसका टॉपिक है आपके पास? आवेश का, ठीक है। तो आवेश किसे कहते हैं? तो ये किसी वस्तु का विशेष गुण होता है जो परस्पर घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। आवेश किसे कहेंगे? किसी वस्तु का वह विशेष गुण जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है, ठीक है, ठीक है। और आवेश को ध्यान रखना, आवेश को किससे दर्शाया जाता है? क्यू से दर्शाया जाता है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कौन होता है? सी, कूलाम होता है। और आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक आवेश प्रोटॉन में पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। आवेश के बारे में फिर एक और आता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर किताब वाला पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। यहां तक का था। पर चैप्टर तो कौन है अपना? विद्युत। सर चैप्टर का नाम तो विद्युत है, आप आवेश क्यों पढ़ा रहे हो? तो ध्यान रखना, जो विद्युत धारा है वो किससे उत्पन्न होती है? आवेशों से, इसलिए आवेश पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब अपन किसकी बात करेंगे? विद्युत धारा, ठीक है। आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। जैसे सपोज करो प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये आवेश ही माइनस माइनस आवेश ही है। तो जब ये एक लाइन में लगातार बहते रहते हैं तो उससे जो बनती है उसे क्या कह दिया जाता है? विद्युत धारा। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। लेकिन 8th क्लास में छोटे बच्चों को क्या पढ़ा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को भी क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। तो आवेशों के सतत प्रवाह की दर, जब आवेश रेगुलर बहते रहते हैं, बिना टूटे बिना ब्रेक के बहते रहते हैं, जब आवेश लगातार बहते रहते हैं तो उससे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश जो होता है विद्युत धारा जो होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है? आई से। इसका निरूपण किससे किया जाता है? आई से। और इसका मात्रक कौन होता है? एम्पियर। इसका मात्रक कौन होता है? ए को बोलते हैं एम्पियर, ए को बोलते हैं एम्पियर। और विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। मैं रिवीजन करा रहा हूं ना इसलिए से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, यूं नहीं कि सर पूरा बेसिक से लेके चलो, रिवीजन करवा रहे हैं अपन। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यू सीधी सी बात है कौन हो जाएगा? आवेश। और टी कौन हो जाएगा? समय। ओके, तो ये ध्यान रखना। आई, अगर विद्युत धारा की डेफिनेशन अगर आपको फॉर्मूले से बनानी है तो इसको बोलते हैं एकांक। इस डंडी को क्या बोलते हैं? एकांक। जो बटा होता है उसको बोलते हैं एकांक। एकांक समय में प्रवाहित धारा, एकांक समय में प्रवाहित धारा किसको उत्पन्न करती है? विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। एकांक समय में, इसको समय बोलते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश जो होते हैं, प्रवाहित आवेश जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, या छोटी सी ध्यान रख लेना, आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसे, इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और इसका निरूपण आई से किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, जहां पे क्यू होता है आवेश और टी होता है समय, एकांक, ठीक है। अब आप बात करते हैं आगे। आई का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। क्यू का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। टी का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। अगर मेरे को 1 एम्पियर की परिभाषा पूछे किताब वाला 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर की पूछ रहा तो आवेश भी कितना ले लोगे? समय भी कितना ले लोगे? 1 सेकंड। तो वही वापस, अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाए, प्रवाहित का मतलब बहाए जाए, तो 1 कूलाम आवेश अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाते हैं तो उत्पन्न धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी। 1 कूलाम आवेश अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाते हैं तो उत्पन्न धारा कौन हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है सर जी। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है? पक्का? और चले आगे। ओके, इसी विद्युत धारा के बाद अपन को एक मीटर पढ़ना होता है, कौन सा? एमीटर। एक कौन पढ़ना होता है अपन को? एमीटर। एमीटर क्या होता है? एक मीटर होता है, जैसे पानी नापने का मीटर आता है ना, घर पे लगा हुआ रहता है, वैसे विद्युत धारा का मापन करने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या बोला जाता है? एमीटर। तो एमीटर क्या काम करता है? एमीटर सर क्या काम करता है? परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है, ठीक है। परिपथ में विद्युत धारा का विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? एमीटर कहा जाता है, क्लियर है? ओके, इसकी क्या खास बात होती है? तो इसकी एक और खास बात होती है कि हमेशा कौन से क्रम में जुड़ा होता है?
श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये श्रेणी क्रम क्या है, पार्श्व क्रम क्या है, वो सब पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। अब ये प्रतिरोध क्या होता है वो भी लास्ट में देखेंगे। एमीटर का जो चित्र बनाना होता है वो ये होता है, प्लस से माइनस। कौन से क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ा होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, विद्युत धारा की अगर दिशा पूछे कि विद्युत धारा किस तरफ बहेगी, तो विद्युत धारा हमेशा किस तरफ बहती है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर बहती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। या ये भी पूछ सकता है कि बताओ विद्युत धारा की दिशा कौन से विभव की किस तरफ होगी, तो जो प्लस वाला सिरा होता है इस पे कौन सा विभव होता है, उच्च विभव होता है, विभव। और जो माइनस वाला होता है इस पे कौन सा विभव होता है, निम्न विभव। तो ध्यान रखना, प्लस वाला जो होता है उसे उच्च विभव बोलते हैं, माइनस वाला जो होता है उसे निम्न विभव बोलते हैं। तो विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से किस विभव की ओर बहेगी, निम्न विभव की ओर बहेगी। या जो विद्युत धारा होगी वो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहेगी। यह जो विद्युत धारा होगी वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। विद्युत धारा किस तरफ बहती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में, प्रवाह के विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो विद्युत धारा इस तरफ आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, और धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर बैठती है। तो ये विद्युत धारा का जो बेसिक था ना वो इतना सा ध्यान रखना है। विद्युत धारा इतना सा, ये ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और एक वो विद्युत धारा के छोटे मात्रक होते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर होता है, 1 यूक्रोम एम्पियर होता है ना वो, तो वो ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को किससे दर्शाया जाता है, आई से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, जहां पे क्यू कौन होता है आवेश, टी कौन होता है समय, और आई कौन होती है विद्युत धारा। अगर मेरे को 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछे तो मैं क्या लिख दूंगा कि अगर 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न धारा क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। अब सर कितनी धारा बहनी है कितनी धारा नहीं बहनी, उसका मापन कौन करेगा, एमीटर। तो परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने वाला जो यंत्र होता है, परिपथ में विद्युत धारा का जो मापन करने वाला यंत्र होता है उसे क्या कहा जाएगा, एमीटर। एमीटर कौन से क्रम में जुड़ा होता है, एमीटर जो होता है वो कौन से क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। इसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इसका चित्र क्लियर है चीज, ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं सर ये परिपथ क्या होता है, परिपथ क्या होता है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, आवेश और कूलाम में, इसमें आवेश और विद्युत धारा में, ठीक है। आज तो तुम पढ़ के नहीं आए, कल पढ़ के आओगे तो और बेटर समझ आ जाएगा। पूछना किसी को कुछ आवेश और विद्युत धारा में, एनीवन, पक्का आगे चलू, ठीक है। अब मौर्य डिवीजन है ना तो उस हिसाब से होगा बेटा, ठीक है। अब यू तुम अगर ये चाहते हो कि मैं डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखाऊं ना तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा अपना। रिवीजन 2 या 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे पास नोट्स है ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आओ, अब किसकी बात करेंगे अपन, परिपथ किसे कहते हैं, परिपथ किसे कहते हैं। तो परिपथ अपन ने पढ़ा ना, विद्युत परिपथ। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा का जो बंद पथ होता है, पथ का मतलब रास्ता, तो विद्युत धारा का जो बंद रास्ता होता है उसे क्या कहा जाएगा, परिपथ, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का बंद पथ, बंद पथ ही क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। बंद पथ ही क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। जैसे सपोज कि तुम्हें वैसे आना चाहिए, ये सब 8th क्लास में करके आए हो तुम, ठीक है ना, ये 8th क्लास में करके आए हो। ये जो बड़ी डंडी होती है किसको बताती है, प्लस को। जो छोटी डंडी होती है वो किसको बताती है, माइनस को, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर इधर प्लस पे तो इधर माइनस पे खत्म करोगे, यू नहीं कि किसी और से खत्म कर दो। ये कौन होती है अपनी कुंजी, स्विच जिसे बोलते हैं। अगर अभी कुंजी ऑफ है, अगर बटन ऑन कर दूंगा तो कुंजी ऑन हो जाएगी, यहाँ पे बिंदु लगा दूंगा तो कुंजी ऑन हो जाएगी। ये किसका होता है प्रतीक, बल्ब का। ये किसका होता है, बल्ब का। अभी बल्ब बुझा हुआ है, अगर यू कर देता हूं तो ये बल्ब जला हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपन सेल, इसको क्या बोलेंगे, बैटरी या सेल। तो ये ध्यान रखना, ये परिपथ है जो बिल्कुल पूर्ण है, ठीक है। और जब परिपथ पूर्ण होगा, अगर स्विच बंद कर दूंगा तो बल्ब बुझ जाएगा, और स्विच ऑन कर दूंगा तो बल्ब जल जाएगा। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा जो होती है उसका जो बंद पथ होता है, जिस रास्ते से वो जाती है, अगर वो बंद है तो वो क्या कहलाएगा, परिपथ।
ये पूरा बंद है ना। सपोज अगर मैं यहाँ से ब्रेक डाउन कर दूं ना इसको, तो ये मतलब यहाँ से अगर काट दूं, तोड़ दूं, तो ये लाइट वैसे नहीं जलेगी क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, परिपथ किसे कहेंगे? विद्युत धारा का जो बंद पथ होता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना। ये कुंजी बटन ये 8th क्लास के बच्चों को भी आता है, तो तुम्हें तो आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला आदमी कौन आता है? देखो, पहला आदमी अपन ने कौन सा पढ़ा था? आवेश पढ़ा था। दूसरा आदमी कौन सा पढ़ा था? धारा। अब तीसरा आदमी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विभव। कौन पढ़ेंगे? विभव। ठीक है ना, विभव। वोल्टेज आपने देखा होगा ना, मीटर वो आपके क्या कहते हैं उसको, घर में लगते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? वो बड़े बड़े आते हैं ना, अरे वो, हाँ जो भी होता है यार, वो मीटर, वो स्विच ऑफ कौन होता है ना, उसमें हरा बटन लाल बटन रहता है, क्या बता क्या बोलते हैं? अरे उसमें देखोगे ना, दो सुइयां बनी होती है, एक वोल्ट मीटर को दर्शाती है और एक एमीटर को दर्शाती है, एम्पियर को दर्शाती है। ठीक है, तो अब अपन ने एम्पियर तो पढ़ चुके, अब कौन सा पढ़ेंगे? वोल्ट मीटर, यानी वी पढ़ेंगे, विभव। अब विभव किसे कहते हैं? तो इसके लिए एक डेफिनेशन ध्यान रखनी पड़ेगी, एक चित्र ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप क्या मान लोगे? इस गोले को क्या मान लोगे? विद्युत क्षेत्र। इस गोले को क्या मान लोगे? विद्युत क्षेत्र। इस डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। यहां पे मैंने कौन सा धनावेश मान लिया? एकांक धनावेश। ठीक है, आओ समझते हैं। विभव किसे कहते हैं या विभवांतर किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से, ये दूसरा बिंदु मान लिया। ठीक है, ये एक दूसरा बिंदु मान लिया। तो ध्यान रखना, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव कहलाता है। अगेन रिपीट करता हूं, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, या उन ले जाया क्या था, रिपीट हो गया। अगेन, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभव या विभवांतर कहलाता है। क्लियर है सर जी? तो ये ध्यान रखना, डेफिनेशन तो है तुम पे, इसके ना आगे बना दो। ओके, तो ये ध्यान रखना, विभव। अब विभव को किससे दर्शाया जाता है? वी से। ठीक है, विभव को किससे दर्शाया जाता है? वी से दर्शाया जाता है। विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? W अपॉन T होता है, क्यों होता है? क्यू। ठीक है ना, यही होता है ना W अपॉन क्यू। अरे यही होता है ना भाई जी, कंफर्म करो। V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू। ठीक है, W अपॉन क्यू। अब W क्यों? कार्य। W कौन होता है? तो आवेशों को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। और जो अपना Q होता है वो कौन होता है? आवेश। और कौन सा आवेश है यहाँ पे? धनावेश है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, V वोल्टेज जिसे विभव बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू। ठीक है, V का जो मात्रक होता है, इस V का ये तो मात्रक जो होता है वो होता है वोल्टेज। इसको किससे दर्शाया जाता है? वोल्टेज। W को किससे दर्शाया जाता है? कार्य का मात्रक जूल, और Q का मात्रक कौन होता है? कूलाम। इसे वोल्टेज या वोल्ट भी बोला जाता है, इसे वोल्टेज या वोल्ट भी बोला जाता है। अगर मेरे को किताब वाला पूछे कि बाबूजी जैसे देखो, वोल्टेज इसका जो विभव है इसका मात्रक कौन होता है? वोल्ट। जूल कार्य का मात्रक जूल यानी जे होता है, और क्यू कूलाम का मात्रक कौन होता है? सी। ठीक है, अगर मेरे से पूछे एक वोल्ट किसे कहते हैं, तो यहाँ पे एक पूछ रहा तो यहाँ पे भी एक एक कर दूं। तो ध्यान रखना, अगर एक कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है, कितने जूल? 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। उन दोनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। अगेन रिपीट करता हूं, जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है सर जी, क्लियर है? अब आपको पता है अपन ने विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज में लिया था? एमीटर। वैसे विभव को नापने के लिए कौन सा यंत्र आता है? वोल्ट मीटर। तो ध्यान रखना, वोल्ट मीटर की बात करते हैं।
वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, एमीटर किसको नापता है? विद्युत धारा को। वोल्ट मीटर किसको नापेगा? विभव को। तो इसका जो पहला काम होता है, ये किसका नाप करता है? विभव का काम करता है। इसका जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है? उच्च होता है। गेट खोलियो भाई। इसका जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है? उच्च होता है। दूसरा क्या ध्यान रखोगे इसके अंदर? भाई इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। वोल्ट मीटर विभव को नापता है। एमीटर कौन से क्रम में जुड़ा हुआ था? अपना श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर कौन से क्रम में जुड़ा हुआ होता है? पार्श्व क्रम में। अब ये श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम क्या है ये सब देखेंगे, और वोल्ट मीटर का जो चित्र होता है वो ये होता है। बस खेल खत्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बना सकता है क्या कि सर हमें तो एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या दो? अंतर दो। मैंने कहा कोई बड़ी बात है क्या? हाँ, एमीटर जो होता है वो किसका मापन करता है? तो ये परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। किसका मापन करता है? परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। और वोल्ट मीटर जो होता है ये परिपथ में किसका मापन करता है? विद्युत विभवांतर का, मतलब विभव का मापन करता है। ठीक है, ये विद्युत विभव का मापन करता है। एमीटर जो होता है ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है सर जी? कम होता है। प्रतिरोध कम होता है। वोल्ट मीटर जो होता है इसका प्रतिरोध कैसा होता है सर जी? प्रतिरोध अधिक होता है। इसका जो चित्र होता है वो ये होता है। इसका जो चित्र होता है वो ये होता है। बस ये एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आवेश पढ़ लिया, धारा पढ़ ली, विभव पढ़ लिया, डेफिनेशन मतलब आराम से याद कर सकते हो तुम, आराम से। कोई इतना वो बड़ा लॉजिकल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा ना अपने पास झालर। ठीक है, इसके बाद अपने पास कौन सा टॉपिक आएगा? एम्पियर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, विभवांतर पढ़ लिया। ठीक है, वोल्ट मीटर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ओम का नियम। अब कौन आएगा अपने पास? ओम का नियम। दिलकुश सर विद्युत धारा किस दिशा से? मैं एक बार क्वेश्चन करेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुमसे, क्या नाम है? प्रताप सर, आप ही बताइए मेरे को, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा किसे कहेंगे अपन, ये बता दे। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को। दिलकुश सर, तो विद्युत धारा किसे कहेंगे अपन? आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को किसे दर्शाएंगे? विद्युत धारा को किसे दर्शाएंगे? विद्युत धारा को किसे दर्शाया जाता है? आई से। और इसका मात्रक कौन होता है? एम्पियर। ठीक है, आई का विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है आरती दीदी? तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, जहां पे क्यू कौन होता है? आवेश, और टी कौन होता है? समय। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे खुशी दीदी कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश? बड़ा धीरे बोलो। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। अगर दिल को ये पूछूं एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मेरी बात सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 18 गुलाम। और एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू, सॉरी 19 है, 6.25 18 गुलाम, या इसको अपन 6 इंटू 10 की घात 18 गुलाम भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद अपने पास टॉपिक आता है आवेश। आवेश किसे कहेंगे मुझे? तो आवेश का क्या ध्यान रखोगे? ये किसी वस्तु का विशेष गुण होता है जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहा जाता है। आवेश को किससे दर्शाया जाता है? क्यू से दर्शाया जाता है, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। आवेश, ठीक है, ये ध्यान रखना। दो प्रकार का, धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक में प्रोटॉन, ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉन आता है, और ये दोनों चीजें ध्यान रखोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। चंचल दीदी, आप ये बताइए मेरे को, एमीटर का क्या क्या काम है? एमीटर बेटे हाथ बाहर निकाल। एमीटर कौन होता है? तो ध्यान रखना, वह यंत्र या वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। इसे श्रेणी क्रम में लगाया, परिपथ के अंदर, इसे परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है, खुशी दीदी, वोल्ट मीटर किसे कहेंगे?
होता क्या है, जब पूछा जाए ना कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो ये बताना होता है कि वोल्ट मीटर क्या होता है। ये वह उपकरण होता है जिसे परिपथ में विद्युत विभवांतर का मापन करने के लिए लगाया जाता है। जो विद्युत विभव का मापन करता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे जो परिपथ होता है उसमें पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। इसका प्रतिरोध अधिक होता है और ये क्या होता है, इसका चित्र का ध्यान रखना है। ठीक है, पायल दीदी आप बताइए मेरे को। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो लिखा हुआ है, आप फिर भी मेरे को ये बता दो विभव की डेफिनेशन क्या होगी। शाबाश। तो विद्युत विभव किसे कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और अगर मैं बात करूं कि विभव में अपन ने पूछा था कि 1 वोल्ट, विभव का मात्रक क्या होता है पायल दीदी, किरण दीदी, विभव का मात्रक कौन होता है, वोल्ट, और उसको किससे दर्शाया जाता है, V से दर्शाया जाता है। कार्य का मात्रक कौन होता है, गुनगुन दीदी, कार्य का मात्रक कहां ध्यान देता है, कार्य का मात्रक कौन होता है, जूल, और क्यू का मात्रक कौन होता है, कूलाम। ये ध्यान रखना। और अगर पूछे कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे, अगर किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो जो विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें पढ़ी थी अपन ने, आवेश पढ़ा, विद्युत धारा पढ़ी, और कौन पढ़ लिया, विभव पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे ओम का नियम। भाई जी थोड़ा सा ध्यान दो, अगर स्पीड तेज हो तो बता दो मेरे को कि सर स्पीड तेज है, थोड़ा धीरे करो। लाइट भी गई। अब कौन सा पढ़ रहे हैं, ओम का नियम। और इस चैप्टर में अपना जो मेन है ना वो कौन है, ओम का नियम ही है। कौन सा नियम है, ओम का नियम। बड़ा आसान है, डेफिनेशन बड़ी ध्यान से रखना है। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक तार की, चालक तार किसे कहते हैं, चालक और कुचालक तो जानते हो ना। चालक कौन होता है, जो अपने में से विद्युत धारा को क्या करता है, प्रवाहित होने देता है। चालक तार कौन होता है, जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। और कुचालक किसे कहते हैं, जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। अपन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, चालक तार की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान है, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और तापमान अगर समान है, यदि किसी, ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो। अब भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या हो, उसका जैसे लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब कौन हो जाएगा, मोटाई, और तापमान, ये अगर समान हो, अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो, ये चालक तार मान लिया, तो इसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा यानी एम्पियर या आई बोल देता हूं, प्रवाहित धारा आई, उसके सिरों पर, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न, सिरों पर कौन उत्पन्न होता है, विभव। तो अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई यानी मोटाई और तापमान समान हो, तो उस चालक तार के सिरों, चालक तार में प्रवाहित धारा आई, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो प्रवाहित धारा उत्पन्न विभव के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम। अगेन रिपीट करता हूं, ओम का नियम क्या कह रहा है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो, समान यानी बराबर हो, एक जैसी हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो, तो क्या ध्यान रखोगे, उस चालक तार में प्रवाहित धारा आई, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है सर जी, ओके। तो अपन को मिल गया V समानुपाती I। और आपको पता है जब भी समानुपाती का साइन हटता है तो कौन आता है, एक स्थिरांक, जिसे अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, R, V बराबर RI। ठीक है, और ये जो R होता है इसको नियतांक या स्थिरांक बोला जाता है। इसे क्या बोला जाएगा, नियतांक। इसको क्या बोलेंगे, नियतांक। और यहाँ पे अगर R का फॉर्मूला निकालता हूं मैं, तो V तो ऐसा कैसा, I गुणाम तो इधर आके, तो R का फॉर्मूला निकल गया V अपॉन I। और R को बोलेंगे क्या अपन यहाँ पे, प्रतिरोध। R को बोलेंगे क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब रोकने वाला, रोकेगा किसको, विद्युत धारा को। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा का प्रतिरोध, अगर पूछे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना परिपथ के अंदर,
परिपथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को। अगर मेरे से डेफिनेशन पूछे कि प्रतिरोध किसे कहेंगे, प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो मैंने कहा कि विद्युत धारा किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को प्रतिरोध यानी रोकना, रोकना किसको है? विद्युत धारा को। विद्युत धारा कब रुकेगी? जब किसको रोकूंगा? इलेक्ट्रॉनों को। तो ध्यान रखना, प्रतिरोध किसे कहेंगे? तो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रतिरोध होता है, इलेक्ट्रॉनों को रोका जाता है, उसे उसका क्या कह देंगे? प्रतिरोध। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकना जो होता है वही क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। इसे आर से निरूपित किया जाता है और आर बराबर क्या होता है? वी अपॉन आई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मेरे को आर का मात्रक निकालना है तो आर का प्रतिरोध, इससे प्रतिरोध आर से निरूपित किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को जो रोक रहा है उसे अपन क्या कह देंगे? प्रतिरोध। अगर वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा रोक रहा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रोक रहा है तो उसका प्रतिरोध कम होता है। तो जो वोल्ट मीटर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा रोकता है, इसलिए उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। और जो एमीटर होता है उसका इलेक्ट्रॉन वो कम रोकता है, इलेक्ट्रॉनों को कम रोकता है, इसलिए उसका जो प्रतिरोध होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आर को किससे दर्शाया जाता है? ओम से। मतलब अगर प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछे तो प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है? ओम। क्यों दे रहे? किसने दिया था? ओम भाई साहब ने दिया था, इसलिए प्रतिरोध को किससे दर्शा दिया गया? ओम से दर्शा दिया गया। ठीक है सर जी, क्लियर है ना? अब ओम आर, ओम को जो इसका ये प्रतीक होता है ओम, आर का मात्रक लिख दिया मैंने ओम। वी का मात्रक कौन होता है? वोल्ट। आई का मात्रक कौन होता है? एम्पीयर। ठीक है, तो अगर मेरे को किताब वाला पूछे एक ओम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी 1 एम्पीयर कर दूंगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसमें या यूं कर सकते हो, ओम किसे कह देंगे? यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर, 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विभव, उसके सिरों पर उत्पन्न विभव अगर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम। अगेन रिपीट करता हूं, किसी चालक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव अगर 1 वोल्ट हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। और इसे क्या कह दिया जाएगा? ओम का नियम ये था। तो ओम का नियम इतना सा ध्यान रखना। ठीक है सर जी, बस इतना सा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, और बता देता एक बार ओम का नियम। किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था है मतलब लंबाई समान होनी चाहिए, मोटाई अलग अलग। ऐसे नहीं आप इधर कॉपर का तार ले लो और इधर का चांदी का वो उसका किसी और का ले लो, किसी और तत्व का ले लो, फिर कहो सर इनका प्रतिरोध तो अलग अलग आ रहा है। तो प्रतिरोध समान तभी मिलेगा आपको जब लंबाई, मोटाई और तापमान, और यहाँ पे प्रकृति भी लिख लेना। प्रकृति का मतलब अगर इधर सोने का ले रहे हो तो इधर भी सोने का ले रहा है, इधर चांदी का तो इधर भी चांदी का, उधर एल्यूमिनियम का तो इधर भी एल्यूमिनियम का लेना पड़ेगा। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, मोटाई, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उसका तापमान और उसकी प्रकृति अगर समान हो तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। इसे क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। अब यहाँ पे समानुपाती का जब साइन हटता है तो एक स्थिरांक आता है जिसे क्या बोला जाएगा? आर। और आर यहाँ पे अपना कौन होगा? एक नियतांक होता है। और आर को अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का जो विरोध होता है, विरुद्ध होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध जो होता है उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिरोध कहा जाएगा। प्रतिरोध को आर से दर्शाया जाता है और आर का मात्रक ओम होता है। ओम क्यों दे रहे? क्योंकि ओम भाई साहब ने दिया। ओम को ऐसे भी दर्शाया जाता है। ठीक है सर जी, अगर हम मेरे से पूछे 1 ओम, मैंने कहा ओम, 1 वोल्ट और 1 एम्पीयर लिख दिया। अगर मेरे से पूछे 1 ओम किसे कहेंगे तो क्या कहूंगा? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर है, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर हो तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। क्लियर सर जी? तो ये ध्यान रखना। तो अब कल तुम्हें क्या करके